नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल में आप जानते हैं काफी ध्यान खींचा है। ये है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ एक नया रणनीतिक रक्षा समझौता। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं 17-18 सितंबर 2025 की, जो इस समझौते जिसे SMDA यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि थोड़ी डिटेल्स देती हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि भाई इस समझौते में है क्या, असल में इसके मायने क्या है और कौन सी बातें हैं जो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। क्योंकि देखिए, ये समझौता सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं लगता। ये ऐसे टाइम पर हुआ है जब रीजन में पहले ही काफी तनाव है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। तो जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, या कह लीजिए सबसे ज्यादा जिस पर बात हो रही है, वो है इसकी म्यूचुअल डिफेंस वाली बात। सीधा है, एक देश पर हमला तो दोनों पर हमला। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक मजबूत स्टेटमेंट है। इसका जो मुख्य लक्ष्य लगता है वो यही है कि दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग चला आ रहा है काफी वक्त से, ट्रेनिंग है, जॉइंट एक्सरसाइज होती रहती हैं, अफसरों का आना जाना, उसको अब एक फॉर्मल एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी रूप दिया जाए। अच्छा, तो ये कोई अचानक सी उठी बात नहीं है, बल्कि जो सालों का रिश्ता है उसी पर यह बना है। लेकिन हाँ, इसे फॉर्मल बनाना और खास तौर पर आपसी रक्षा का क्लॉज जोड़ना, ये इसे बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। जाहिर है मकसद यही है कि बाहरी खतरों के खिलाफ मिलकर एक डिटरेंस, एक तरह का निवारण खड़ा किया जाए। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कहा गया है कि ये व्यापक होगा और इसमें सभी सैन्य साधन शामिल होंगे। अब ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है, सभी सैन्य साधन, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या जमीन पर सैनिक भेजने की बात है, या सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक्स तक, या कुछ और? ये थोड़ा सा खुला खुला सा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। सभी सैन्य साधन, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसकी व्याख्या कई तरह से हो सकती है, और इसी से जुड़ा एक और अहम पॉइंट है वो परमाणु गारंटी वाला सवाल। अब देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो काफी टाइम से ये अटकलें थीं कि क्या इस समझौते के तहत वो सऊदी अरब को एक तरह की न्यूक्लियर अम्ब्रेला, परमाणु छतरी देगा। लेकिन जो जानकारी पब्लिक में है या जो ऑफिशियल बयान आए हैं, उनमें कहीं भी इसका साफ साफ जिक्र नहीं है। अच्छा, तो न्यूक्लियर वाले पहलू पर एक तरह की चुप्पी है। हाँ, कह सकते हैं। जब सऊदी अधिकारियों से पूछा भी गया इस बारे में, तो जवाब या तो गोलमोल था या अस्पष्ट। तो इससे यही लगता है कि या तो ये पहलू समझौते का हिस्सा है ही नहीं, या फिर इसे जानबूझकर पब्लिक डोमेन से दूर रखा गया है। दोनों ही सूरतों में ये बात अहम है। अगर ये हिस्सा नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस समझौते में रोल क्या है, और अगर इसे छुपाया गया है तो क्यों? क्या इसलिए कि बाकी रीजनल पावर्स को बेवजह ऐलान ना किया जाए? और ये समझौता साइन कब हुआ? जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद गए थे। तो इस टाइमिंग का भी अपना कुछ मतलब होगा, है ना? ऐसे बड़े फैसले अक्सर किसी खास जियोपॉलिटिकल मोमेंट पे ही होते हैं। निश्चित रूप से टाइमिंग यहाँ बहुत क्रिटिकल है। जैसा आपने भी कहा शुरू में, रीजन में टेंशन पहले से ही है। हाल में कतर में जो कथित इजरायली हवाई हमले हुए, उससे गल्फ देशों में अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। और साथ ही गल्फ देशों में ये डिबेट भी चल रही है कि जो बाहरी सुरक्षा गारंटी हैं, खासकर अमेरिका से, उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो शायद कुछ देश अब रीजनल ऑप्शंस को ज़्यादा मजबूत करने की तरफ देख रहे हैं। तो ये समझौता किसी एक घटना का रिएक्शन भर नहीं है, बल्कि ये जो मौजूदा अनिश्चितता का माहौल है, उसमें अपने पुराने रणनीतिक हितों को एक औपचारिक शक्ल देने की कोशिश ज़्यादा लगती है। तो हमने देखा कि इसमें आपसी रक्षा का वादा है, दशकों पुराने रिश्तों को एक फॉर्मल शक्ल दी गई है, और एक खास क्षेत्रीय माहौल भी है इसके पीछे। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, बहुत कुछ है जो साफ नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें या तो पता नहीं है, या वो जानबूझकर शायद पर्दे के पीछे रखे गई हैं? कहाँ सवाल उठते हैं? हाँ, कई सारे अहम पहलू हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं, और यही बातें हैं जो इस समझौते का असली असर समझने में चुनौती पेश करती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि ठीक ऑपरेशनल ट्रिगर क्या होंगे, कब ये समझौता लागू होगा। इसमें लिखा है किसी भी आक्रमण के खिलाफ, लेकिन आक्रमण की परिभाषा क्या होगी?
क्या बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें भी इसमें आएंगी, या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे ड्रोन अटैक या बड़े साइबर हमले, क्या वो भी आक्रमण माने जाएंगे? हाँ, ये तो बहुत ही अहम सवाल है। आजकल तो लड़ाई के तरीके भी बदल गए हैं। तो कौन तय करेगा कि भाई ये आक्रमण है? और अगर तय हो भी गया तो रिएक्शन कितनी जल्दी होगा? क्या तुरंत होगा, या फिर इसमें कोई विचार विमर्श, कोई प्रोसेस होगा? संकट के टाइम में तो एक एक पल कीमती होता है। बिल्कुल, और यहीं पर यह अस्पष्टता खतरनाक भी हो सकती है। अगर परिभाषा साफ नहीं है तो एक्शन लेने में देर हो सकती है, या फिर दोनों देशों में इस बात पर मतभेद हो सकता है कि एक्शन लेना है भी या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल जुड़ा है मिलिट्री सपोर्ट के असल दायरे से। वो जो सभी सैन्य साधन वाली बात थी, हाँ, उसका मतलब क्या है? क्या इसमें एक दूसरे के देश में मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत शामिल है? क्या जरूरत पड़ने पर एक देश दूसरे के यहाँ अपनी फौज तैनात करेगा? लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और सबसे अहम इंटेलिजेंस शेयरिंग, हाँ, वो किस लेवल की होगी? क्या सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पर या टैक्टिकल लेवल तक भी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सैनिक सीधे लड़ाई में भी हिस्सा लेंगे? यानी कि जमीन पर होगा क्या असल में, यह भी पता नहीं है। और फिर आता है पैसे का सवाल। जाहिर है ऐसे रक्षा समझौतों में खर्चा तो बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा अहम पहलू यही है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। कौन सा देश कितना पैसा लगाएगा, कितना बोझ उठाएगा, हथियार हैं, इक्विपमेंट हैं, उनका रख रखाव, ये सब कैसे बंटेगा? क्या कोई जॉइंट डिफेंस फंड जैसा कुछ होगा, या हर देश अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा? और अगर एक देश ज्यादा खर्च कर रहा है तो क्या समझौते में उसका वजन भी ज्यादा होगा? ये फाइनेंशियल डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, और ये लॉन्ग टर्म में समझौते की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। और इन सब मिलिट्री और फाइनेंशियल बातों के अलावा क्या कुछ राजनीतिक जोखिम भी हैं? यकीनन। चौथा पहलू है पॉलिटिकल रिस्क्स का। क्या इस समझौते की वजह से सऊदी अरब अपने फॉरेन के जियोग्राफिकल एरिया, मतलब मिडल ईस्ट से बाहर के झगड़ों में खिंच सकता है? मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो क्या सऊदी अरब पर किसी तरह का रोल प्ले करने का दबाव बनेगा, भले ही वो सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर हो? या इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या पाकिस्तान मिडल ईस्ट के किसी पेचीदा झगड़े में जहां सऊदी अरब शामिल हो उलझ सकता है? ये तो दोनों देशों के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। बिल्कुल। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल है कि ये समझौता उनकी मौजूदा विदेश नीति और जो उनके दूसरे अलायंस है उनके साथ कैसे फिट बैठता है। और आखिर में पांचवा और शायद सबसे अनप्रिडिक्टेबल पहलू, बाकी ताकतों का रिएक्शन। भारत इसे कैसे देखता है? ईरान, जो सऊदी अरब का रीजनल राइवल है, वो इसका क्या मतलब निकालेगा? अमेरिका, जिसके दोनों ही देशों के साथ कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं, उसका क्या रुख होगा? कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि भारत ने इसे गंभीरता से लिया है और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर पर इसके असर को मॉनिटर कर रहा है। ईरान का रिएक्शन भी देखना होगा। क्या इससे रीजन में हथियारों की कोई नई दौड़ शुरू हो सकती है? तो मतलब ये समझौता सिर्फ रियाद और इस्लामाबाद के बीच की बात नहीं है। ये तो जैसे पूरे रीजन की शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा रख दिया गया है जिसके कई असर हो सकते हैं। हाँ, इसे इसी तरह देखना चाहिए। ये एक मल्टी लेयर्ड गेम है जिसके नतीजे धीरे धीरे ही सामने आएंगे। तो अगर हम सारी बात को समेटें, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये एक अहम नया रक्षा समझौता है। ये उनके दशकों पुराने रिश्तों को एक नई, ज्यादा मजबूत शक्ल देता है जिसमें आपसी रक्षा का बड़ा वादा शामिल है। लेकिन साथ ही इसके कई ज़रूरी पहलू, जैसे कि हमला कब माना जाएगा, मिलिट्री मदद कितनी और कैसी होगी, पैसे का इंतजाम क्या होगा, राजनीतिक जोखिम क्या है और बाहर वाले देश क्या सोचेंगे, ये सब अभी या तो साफ नहीं है या बताए नहीं गए हैं। सही कहा। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये समझौता रीजनल इक्वेशंस को कैसे बदलता है। ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि इसे असल में लागू कैसे किया जाता है। जो बातें अभी साफ नहीं हैं, क्या वो आगे चलकर सहयोग का आधार बनेंगी या झगड़े का, और दूसरे देश इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इसके असल असर को तय करेगा। यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है। आपने कई बार अस्पष्टता या क्लियर नहीं है का जिक्र किया। हमले की परिभाषा, मिलिट्री मदद का दायरा, वो न्यूक्लियर वाला पहलू जिस पर चुप्पी है। हाँ, ये अस्पष्टता इस समझौते का एक कैरेक्टरिस्टिक लगती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई हो? क्या ये सिर्फ बातचीत पूरी न होने की निशानी है या ये खुद में एक स्ट्रैटेजी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल मुमकिन है कि ये अस्पष्टता, ये एम्बिग्विटी दोनों देशों को भविष्य में एक्शन लेने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती हो। ये उन्हें बिना किसी पहले से तयशुदा मजबूरी के सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने की गुंजाइश दे सकती है।
एक तरह की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। दूसरी तरफ जैसा हमने पहले भी कहा, यही अस्पष्टता संकट के टाइम में कंफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट का कारण भी बन सकती है। तो ये एक दोधारी तलवार जैसी है। शायद इसकी असली परीक्षा तभी होगी जब इसे कभी अमल में लाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी रणनीतिक समझौते में जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता उसकी ताकत हो सकती है, या ये हमेशा एक कमजोरी ही होती है, खासकर आज के इस अनिश्चित जियोपॉलिटिकल माहौल में? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। संक्षिप्त विराम, आज के लिए बस इतना ही।